तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने तैयारी कर ली है। कल आपका एग्ज़ाम है 12th क्लास इकोनॉमिक्स बोर्ड का। आप पूरी तैयारी करके बैठे हुए होंगे, आपने सारा रिवीजन कर लिया होगा, आप फुल तैयार होंगे। मगर अब सवाल ये उठता है कि आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं। आप ऐसा क्या करेंगे जो आपके 90 से 100 तक मार्क्स आ सके। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जब भी कोई टीचर आपकी कॉपी चेक करे तो उसे कहीं लगे ही नहीं कि मैं यहाँ पे मार्क्स काट सकता हूँ। तो ऐसा आप क्या करें, मैं आज वही बताने वाला हूँ आपको कि आपकी प्रेजेंटेशन टिप्स कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो जब भी आप कोई ग्राफ बनाए तो एक बात ध्यान रखना ग्राफ में, जैसे कि हमारे मैक्रो में बेसिकली ग्राफ है, तो मैक्रो से स्टार्ट करते हैं हम। ये मान लो एएस है और ये मान लो एडी है। तो जब भी आप कोई लाइन बनाए तो उनकी नेमिंग जरूर करें कि ये किस चीज को शो कर रही है लाइन। कोई अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्या है, वो उसको आप शो कीजिए जरूर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन को शो कीजिए आप। इस एक्सिस पर कौन कौन सी लाइन बनाई है आपने, वो शो कीजिए आप। यहाँ पर कौन सा है वो शो कीजिए आप, ये जरूर शो करना है। इसके अलावा अगर लाइंस ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ये लाइन भी और है इसके साथ AD1, तो जो फर्स्ट लाइन है उसके बाद जो लाइन में चेंजेस किया है उसको हमेशा आप डॉटेड दिखाइए, हमेशा डॉटेड दिखाइए। ध्यान रखना कि ये चेंजेस हुआ है, वो चेंजेस की लाइन होती है और इंटरसेक्शन पॉइंट आपको जरूर दिखाना है। और अगर उसकी और ऐसे पॉइंट्स के नाम है जो आप नाम जानते हैं और आप शो करना चाहते हैं तो उसको शो कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे लिखिए फुल एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ लिखिए ये ओवर एम्प्लॉयमेंट है। इस तरीके से आप ग्राफ शो कीजिए। उसके साथ साथ जब भी आप ग्राफ बनाए तो ग्राफ से पहले आपकी 2 लाइनें ग्राफ के बारे में कि किस चीज़ का ग्राफ है, क्या चीज़ है वो, क्या टॉपिक है उसके बारे में। और ग्राफ की बाद में ग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन है वो जरूर लिखनी है, चाहे कोई उसको पढ़े ना पढ़े, आपको लिखनी है। आपको अपनी प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं रखनी है। तो ये तो बात हुई ग्राफ की। इसके अलावा अगर हम MCQ की बात करें या 1 मार्क के कोई क्वेश्चन की बात करें तो होता क्या है, जब हम आंसर लिखते हैं तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख रहे हैं तो हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 20। अब ये 20 क्या है, अगर ये रुपीज़ में है तो आप इसको रुपीज़ लिखिए ना, और अगर ये 20 नहीं है, 1000 है, तो आप इसके पीछे 1000 लिखिए। इसकी यूनिट जरूर लिखना है, इसके मार्क्स कट सकते हैं आपके, ये गलती नहीं करनी है आपको। और ये काम इसमें नहीं, सभी क्वेश्चंस में, चाहे 1 मार्क का हो चाहे किसी चीज़ का हो, खासकर न्यूमेरिकल्स में। अब क्योंकि न्यूमेरिकल की बात आ गई तो मेरे मन में न्यूमेरिकल की आ गई, तो मैं न्यूमेरिकल के बारे में बता दूं। न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फॉर्मूले को नहीं छोड़ना है। अगर कहीं पे गलती भी है तो फॉर्मूले के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और गलती नहीं है तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे, कहीं पे मार्क्स कटने की उम्मीद नहीं रह जाएगी आपकी। इसके अलावा आप डेफिनेशंस पे, आप जहाँ भी पढ़ते थे, जिस कोचिंग में आप पढ़ते थे, जिस टीचर ने आपके ऊपर एफर्ट दिखाया, उन्होंने बताया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई होगी आपको, जो लगता है कि एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा है, तो वो डेफिनेशंस आपको लर्न होनी चाहिए। वहाँ तुक्का मत मारना। अगर 100% लर्न नहीं है तो मैक्सिमम तरीके से लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना, डेफिनेशंस पे ये। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में हेडिंग्स ज़्यादा है तो आपको हेडिंग्स भी लर्न होनी चाहिए। हेडिंग ऐसे की पॉइंट्स है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवा सकता है। हेडिंग ध्यान रखना, हेडिंग एक के बाद एक लिखेंगे आप, थोड़ा बोल्ड लिखेंगे, अलग से शो होगी, तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपकी होगी, बहुत अच्छा चेकर के माइंड पर इसका इंप्रेशन पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई चीज़ ऐसी है जिसमें 2-3 पार्ट्स है, ज़्यादा नहीं 2-3 पार्ट्स है, तो आप डायग्राम का यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने क्या किया, मान लो M है और हम जानते हैं M के 3 पार्ट है, एक है A, एक है B, एक है C। तो आप इस तरीके से या किसी और तरीके से ऐसे शो करेंगे तो ये बड़ा इंप्रेसिव लगेगा आपको एग्जामिनर को। और कोशिश कीजिए कि आंसर को ऑर्डर में लिखे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो जबरदस्ती कुछ नहीं है, जैसा आपको आता है वैसे कीजिए। ऑर्डर की कोशिश कीजिए आप कि एक साथ क्वेश्चन किए जाए तो बेटर रहेगा, ताकि टीचर को कोई डिफिकल्टी ना हो। इसके बाद और क्या हो सकता है ऐसा,
और हो सकता है आपका जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखे तो उसको या तो बीच में लिख दीजिए, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रहे हैं हम, या इधर लिखिए तो ऐसे लिखिए, थोड़ा बड़ा लिखिए और क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक लाइन जरूर छोड़ दीजिए यहाँ पर। ऐसा ना कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को आप चिपका दें, ये ना पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट है, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन खत्म है ना। या लाइन डाल दे एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद, ऐसा कीजिए आप। तो ये कुछ टिप्स है आपकी बच्चों, अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करते हैं तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के माइंड पर, टीचर के माइंड पर, और कहीं पर भी मार्क्स कटने की उम्मीद नहीं रहेगी। तो ये तो थी टिप्स। अब बात करते हैं आगे की, कल के एग्ज़ाम के बारे में। बच्चों मैंने आपको पूरा कोर्स करवा दिया है, उसको दोबारा रिवाइज करवा दिया, और तीसरी बार इन 4-5 दिनों में ही मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन लेकर आपका सारा कोर्स कंप्लीट करवा दिया। मैंने ही नहीं, आप जहाँ भी, जो भी मुझे देख रहा है, जहाँ पर भी पढ़ते होगे, जिस गुरु से पढ़ते होगे, उन्होंने पूरी कोशिश करी होगी। सभी गुरुओं का सम्मान है, क्योंकि सभी टीचर रात दिन एक कर देते हैं, अपना काम नहीं करते। आपने जब क्लास मांगी होगी आपको तब क्लास मिली होगी, है ना। तो जब उन्होंने इतना प्रयास किया और आपने भी प्रयास किया होगा, आपकी भी तैयारी फुल होगी, आपका भी रिवीजन कई बार हो चुका होगा। तो जब इतना कुछ हो चुका है आपके साथ, तो क्या आपके साथ बुरा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आप अच्छे हो, आपने मेहनत करी है, आपके गुरुओं ने मेहनत करी है, तो कल जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको मैक्सिमम 100% आपको सब चीज़ आती होगी। ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर इतनी मेहनत करी है आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और होगा भी, मुझे यकीन है आपके अंदर होगा। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा आएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कल आप एग्ज़ाम जब देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। और कल 2 बजे मेरे पास आइए आप एग्ज़ाम पेपर दिखाने के लिए, आप कूदते हुए नाचते हुए आएंगे कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। और बच्चों ये थोड़ा सा भावुक पल भी है मेरे लिए। पूरे साल जिन बच्चों को पढ़ाया, एक परिवार सा बन जाता है। हम डांटते हैं, फटकारते हैं, सारे काम करते हैं ताकि आपके मार्क्स आ सके, मगर हमारे दिल से यही रहता है कि आपका भला हो। सभी गुरुओं का रहता है कि आपका भला हो। गुरु कभी नहीं चाहता, स्टूडेंट, टीचर चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे आगे निकल जाए। तो एक ये भावुक पल ये है कि अब मिलना नहीं होगा, मगर मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारा सेशन कभी ख़त्म नहीं होता। आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। जब भी कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, किसी भी बीकॉम में, बीए में, किसी भी चीज़ के अंदर, CSCPT में कोई भी क्वेश्चन ना हो, कोई भी टॉपिक क्लियर ना हो, तो आप मेरे पास आइए, बेधड़क मेरे पास आइए, मैं आपकी प्रॉब्लम लूँगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा भावुक हो चुका हो, बट क्या करूँ, बच्चे इतने हैं, ठीक है ना, बच्चे इतने प्यारे थे कि उनको छोड़ने का मन नहीं करता। अब आज के लिए मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि जो मेरे मैथ के स्टूडेंट हैं, मैं अपने मैथ के स्टूडेंट को भी संबोधित कर रहा हूँ, उनको भी बोल रहा हूँ, इको को बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे मुझसे पढ़ के गए हैं, लव यू ऑल यार, ये लव यू ऑल, आप बहुत अच्छे थे, और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहना। और आज के लिए ये कह रहा हूँ मैं, अगर आपको 24 आवर, मैं सुबह से यहाँ पे खड़ा हूँ, लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, लगातार मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ। आपको रात को मेरी कोई ज़रूरत पड़े, आपको कोई कॉल करके कोई क्वेश्चन पूछना हो, 24 आवर आप किसी भी समय 2 बजे 3 बजे जब मर्जी मुझे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग में कर सकते हैं आप मुझे कॉल, जहाँ डाउट हो मुझसे पूछिए, मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल हूँ। तो छोड़ने का, जाने का मन नहीं कर रहा, मैं आपको छोड़ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, बट ठीक है, जाना पड़ेगा। तो लव यू ऑल, आप मेरी बेस्ट विशेज़ है, कल आप बड़ा अच्छा करके आएंगे, आप कॉन्फिडेंस लेके जाइए, आप अच्छे हो, आपके साथ अच्छा ही होगा। ओके, बाय बाय।